हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले आज की जो क्लास होगी इसमें हम डिस्कस करेंगे शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग जो मॉडल्स हैं। यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो टीचिंग के लिहाज से ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग मॉडल्स। देखो, मॉडल का मतलब होता है गाइड करना। मॉडल का मतलब क्या होता है? गाइड करना। यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले शिक्षण प्रतिमानों का मीनिंग क्या है? देखो, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए प्रतिमान, उन्हीं को क्या कहते हैं? शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। मतलब शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है आपको, तो उसके लिए जो बनाए गए जो प्रतिमान हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। इसके बाद में देखो, एच.सी. विल्ड ने क्या परिभाषा दी? एच.सी. विल्ड ने क्या परिभाषा दी कि आदर्शों के अनुरूप व्यवहार को ढालने की जो प्रक्रिया है उसे ही शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। एच.सी. विल्ड ने क्या परिभाषा दी कि आदर्शों के अनुसार व्यवहार को जो ढालने की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहते हैं? शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। इसके बाद टाइमन ने एक परिभाषा दी। टाइमन ने शिक्षण प्रतिमान की क्या परिभाषा दी? देखिए, उन्होंने क्या परिभाषा दी कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के बारे में सोचने, विचारने और चिंतन करने की विधियां हैं जो विषय वस्तु को नियंत्रित, व्यवस्थित करके तार्किक रूप से क्या करती है? प्रस्तुत करती हैं। देखो, टाइमन की परिभाषा क्या है? टाइमन की परिभाषा है कि शिक्षण प्रतिमान जो है ना, शिक्षण के बारे में सोचने, विचारने और चिंतन करने की विधियां हैं जो विषय वस्तु को नियंत्रित व व्यवस्थित करके तार्किक रूप से क्या करती हैं? प्रस्तुत करती हैं। ये शिक्षण प्रतिमान है। देखो, इसके बाद जायसी व विल की परिभाषा है, शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन प्रतिरूप हैं जो विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां उल्लेख करते हैं। जायसी व विल की परिभाषा क्या है कि शिक्षण जो प्रतिमान है वो अनुदेशन प्रारूप हैं, इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट हैं जो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों का क्या करते हैं? उल्लेख करते हैं। उनको अपन शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। ये देखो, जैसे जायसी व विल की जो परिभाषा है जिसमें देखो शिक्षण प्रतिमान के अनुदेशन प्रतिरूप बताया एक तो है ना, जो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों का क्या करते हैं? उल्लेख करते हैं। ये क्या हुई? जायसी व विल की परिभाषा। इसके बाद में पॉल डी ईगन की परिभाषा क्या है कि पॉल डी ईगन क्या कहते हैं कि विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाएं। विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक जो व्यूह रचनाएं हैं उन्हीं को अपन कहते हैं शिक्षण प्रतिमान। विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण की जो व्यूह रचनाएं हैं उन्हीं को अपन शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। ये पॉल डी ईगन की परिभाषा। देखो, इसमें वर्ड को कोड करते हैं। देखो, विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित जो उपचारात्मक शिक्षण की जो व्यूह रचनाएं हैं उन्हें शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। देखो, पॉल डी ईगन ने क्या क्या वर्ड पकड़े हैं? एक तो विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्य बोला है के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण की जो व्यूह रचनाएं हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। ये पॉल डी ईगन की परिभाषा है। देखो, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल के क्या क्या गुण हैं? देखो, यह शिक्षण को कला का रूप प्रदान करती है। जो टीचिंग जो मॉडल है ये शिक्षण को किसका रूप प्रदान करती है? कला का रूप प्रदान करती है। यह दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक इसका जो है ना दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार होता है ना, शिक्षण प्रतिमानों का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार होता है। यह शिक्षक के लिए गाइड का काम करते हैं। शिक्षण जो प्रतिमान है शिक्षक के लिए किसका काम करते हैं? गाइड का काम करते हैं। शिक्षण जो प्रतिमान है ये प्रभावी शैक्षिक वातावरण का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। एक इफेक्टिव टीचिंग जो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक तथा छात्र के मध्य अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षण प्रतिमान क्या कहते हैं? शिक्षक और छात्र के बीच में जो अंतःक्रिया है उसको क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद में अधिगम अनुभवों को व्यवस्था करते हुए बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करते हैं। मतलब शिक्षण प्रतिमान क्या करते हैं? जो अधिगम के जो अनुभव है उनको क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हुए जो बालक का जो व्यवहार है उसमें वांछित परिवर्तन करते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि शिक्षक द्वारा दिए गए अनुभव। देखो, यहाँ पे कि जो गुणात्मक जो उन्नति है उसके खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी है, सहायक होते हैं। शिक्षक की गुणात्मक जो उन्नति है उसके लिए भी शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं? सहायक होते हैं। देखो, शिक्षण प्रतिमान के 3 कार्य हैं। शिक्षण प्रतिमान के कितने कार्य हैं? 3 कार्य हैं। पहले हैं प्रयोग किए गए मेथड व चार्ट मॉडल। इसमें क्या होता है?
अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण व विशिष्टीकरण किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान के 3 कार्य हैं, जिसमें पहला कार्य है प्रयोग किए गए मॉडल मेथड या चार्ट मॉडल। तो इसमें अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण व विशिष्टीकरण किया जाता है। दूसरा कार्य कौन सा है? इसमें दूसरा कार्य है अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण व चयन करना। तीसरा काम है विशिष्ट अधिगम क्रियाओं की व्यवस्था करना, जैसे मूल्यांकन करने के तरीके। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षण प्रतिमान जो है, शिक्षण जो प्रतिमान है पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों के निर्माण में क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के निर्माण में उपयोगी कौन होते हैं? शिक्षण प्रतिमान होते हैं। देखो, एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल, टीचिंग मॉडल के मेन 4 एलिमेंट होते हैं और अदर एलिमेंट कितने होते हैं? 2 एलिमेंट, तो कुल 6 एलिमेंट होते हैं। ये 2022 में पूछा गया था कि शिक्षण प्रतिमान के कितने अवयव होते हैं। सबसे पहला है लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य या उद्देश्य। शिक्षण प्रतिमान के कितने एलिमेंट होते हैं? 4 एलिमेंट होते हैं और अदर 2 एलिमेंट हैं, तो कुल 6 एलिमेंट है ना। सबसे पहले शिक्षण प्रतिमान में लक्ष्य क्या होता है? इसमें क्या होता है? लक्ष्य या उद्देश्य। शिक्षण प्रतिमान का प्रथम तत्व व केंद्र बिंदु होता है। जो लक्ष्य जो होता है ना, शिक्षण प्रतिमान का प्रथम तत्व होता है और ये केंद्र बिंदु भी होता है। लक्ष्य क्या होता है? शिक्षण प्रतिमान का प्रथम तत्व और केंद्र बिंदु होता है। इसके बाद में सिंटैक्स को संरचना भी बोलता है। सिंटैक्स में क्या होता है? शिक्षण विधियों व विषय वस्तु की सहायता से अधिगम वातावरण का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। सिंटैक्स में शिक्षण विधियों और विषय वस्तु की सहायता से अधिगम वातावरण का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शामिल है। सिंटैक्स में क्या होता है? विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। एक हिसाब से कैसे? विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल होता है। इसमें प्रतिमान के कार्यों का विवरण होता है। सिंटैक्स जो होता है ना, सिंटैक्स या संरचना, इसमें एक तो 2 काम होते हैं। सिंटैक्स में क्या होता है? शिक्षण विधियों व विषय वस्तु की सहायता से अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाता है। दूसरा काम क्या होता है? विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण भी इसी में होता है। और इसमें क्या होता है? प्रतिमान के जो कार्य हैं उनका क्या करता है? विवरण होता है इसमें ना। इसके बाद में प्रतिक्रिया नियम, इसको बोलते हैं रिएक्शन प्रिंसिपल। प्रतिक्रिया नियम जिसको रिएक्शन प्रिंसिपल बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? देखो, रिएक्शन प्रिंसिपल के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत वे विशिष्ट नियम आते हैं जो शिक्षक को बच्चे की प्रतिक्रियाओं के समझने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। प्रतिक्रिया जो नियम है, इसमें कौन से नियम आते हैं? इसके अंतर्गत वो विशिष्ट नियम आते हैं जो शिक्षक को बच्चे की जो प्रतिक्रियाओं को समझने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। देखो, बिल्कुल बेसिक बात है। रिएक्शन प्रिंसिपल क्या है? इसमें वो विशिष्ट नियम आते हैं जो शिक्षक को बच्चे की जो प्रतिक्रियाएं हैं उसको समझने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। उन्हीं को बोलते हैं रिएक्शन प्रिंसिपल। देखो, नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक प्रणाली। सामाजिक सोशल सिस्टम। सोशल जो सिस्टम होता है, यह शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया को बताती है। सामाजिक प्रणाली क्या है? शिक्षक और छात्र के मध्य ना कैसी अंतःक्रिया है इसको बताती है, जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। सामाजिक प्रणाली क्या? शिक्षक और छात्र के मध्य सामाजिक प्रणाली क्या है? शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया को बताती है, जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये सामाजिक प्रणाली का काम है। सामाजिक प्रणाली का दूसरा काम क्या है? इसमें पुनर्बलन की प्रक्रिया भी शामिल होती है। सामाजिक जो प्रणाली है, इसमें दूसरी प्रक्रिया कौन सी शामिल है? इसमें पुनर्बलन की जो प्रक्रिया है वो भी क्या है? इसमें शामिल है। एक है अवलंब प्रणाली, जिसको बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम। दूसरी को एक है अवलंब प्रणाली, जिसको बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम। इसके अंतर्गत वह सहायक सामग्री आती है जिनकी सहायता से शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है। अवलंब सामग्री में कौन सी सहायक सामग्री आती है? जिसको सपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। अवलंब प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत वह सहायक सामग्री आती है जिसकी सहायता से शिक्षण जो है ना इसको प्रभावी बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं अवलंब प्रणाली। जैसे स्लाइड हो गया, मॉडल हो गया, मानचित्र हो गए, तो ये क्या है? अवलंब है। क्या है ये? अवलंब है ये, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ गया, आ गया। नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच की जाती है कि उद्देश्य है ना किस लेवल तक प्राप्त हुए हैं, इसकी जो जांच है वो कहाँ पे की जाती है? मूल्यांकन में की जाती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच मूल्यांकन में की जाती है। इसके बाद में मेन एलिमेंट जो है ना विद सीक्वेंस के साथ दे रखे हैं। पहला है लक्ष्य या उद्देश्य, दूसरा है संरचना, तीसरा है सामाजिक प्रणाली, चौथा है मूल्यांकन। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। ये आगे जो हम ना शिक्षण प्रतिमानों का क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मॉडल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मॉडल का क्या करते हैं? शिक्षण जो प्रतिमान इनका
वर्गीकरण करते हैं। शिक्षण प्रतिमानों की ना 4 फैमिली हैं। कितनी फैमिली हैं? 4 फैमिली हैं। 4 फैमिली कौन कौन सी हैं? देखो, एक तो है ऐतिहासिक, दूसरी है मनोवैज्ञानिक, तीसरी है शिक्षण प्रशिक्षण और चौथी है आधुनिक। शिक्षण प्रतिमानों की कितनी फैमिली है? 4। ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षण प्रशिक्षण और आधुनिक, ये 4 फैमिली है ना। देखो, वर्गीकरण जो है ना, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक का जो वर्गीकरण है ये इसने जॉन पी डेसोक्यो ने दिया, और शिक्षण जो प्रशिक्षण है इसका जो वर्गीकरण है फ्लेंडर ने दिया। किसने दिया? फ्लेंडर ने। अब देखो एक एक करके अपन नीचे देखते हैं। ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान। प्रश्नोत्तर जो शिक्षण जो प्रतिमान है इसके जनक कौन है? सुकरात है। प्रश्नोत्तर जो शिक्षण प्रतिमान है इसके जनक कौन है? सुकरात है। परंपरागत जो शिक्षण प्रतिमान है इसके जनक कौन है? ब्राउडी है, ब्राउडी। प्रश्नोत्तर के सुकरात, परंपरागत के ब्राउडी। नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण प्रतिमान, इसके कौन है? कुंभस व सिनेग। व्यक्तिगत जो शिक्षण प्रतिमान है इसके कौन है जनक? कुंभस व सिनेग है ना। इसके बाद में बात करते हैं मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान। मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, इसमें देखो सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। मौलिक बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, इसके जो जन्मदाता हैं या देने वाले हैं मौलिक बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, इसके हैं रॉबर्ट ग्लेसर, जिन्होंने ये 1962 में दिया। देखो, मौलिक या बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, मौलिक या बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया? रॉबर्ट ग्लेसर ने 1962 में। कंप्यूटर सहायक प्राप्त अनुदेशन, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, इसके कौन है जनक? डेविस है। विद्यालय अधिगम प्रतिमान, विद्यालय अधिगम प्रतिमान, इसके कौन है? करोल है। ये भी 1962 में दिया गया। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान, तो इसके जनक कौन है? फ्लेंडर है। 1959 में दिया गया ये प्रतिमान भी। तो देखो बिल्कुल बेसिक बातें हैं। मौलिक या बुनियादी शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेसर 1962, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन डेविस, विद्यालय अधिगम प्रतिमान करोल 1962, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान फ्लेंडर, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान फ्लेंडर। नेक्स्ट चलते हैं शिक्षण प्रशिक्षण शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण प्रशिक्षण शिक्षण प्रतिमान, जिसमें फोर्ब्स लिपिट का प्रतिमान है, टाबा शिक्षण प्रतिमान है, टर्नर शिक्षण प्रतिमान है, शिक्षक अभिविन्यास प्रतिमान है। शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षण प्रतिमान में कौन कौन से आते हैं? एक तो कोब्स लिपिट का प्रतिमान आता है, टाबा शिक्षण प्रतिमान आता है, टर्नर शिक्षण प्रतिमान आता है, शिक्षण अभिविन्यास प्रतिमान आता है। देखो आधुनिक जो शिक्षण प्रतिमान है इसका जो वर्गीकरण है जायसी और विल ने किया। इसमें 4 मेंबर या फैमिली हैं जिनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। देखो इसमें आधुनिक जो शिक्षण प्रतिमान है इसमें पहला है सामाजिक अंतःक्रिया, इसमें 6 मेंबर हैं। सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान, इसमें 7 मेंबर हैं। तीसरा है व्यक्तिगत स्रोत शिक्षण प्रतिमान, इसमें 5 मेंबर हैं। और व्यवहार परिमार्जन शिक्षण प्रतिमान, इसमें 1 मेंबर है। तो सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान, देखो सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान, सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान, इसमें क्या होता है? सामाजिक पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान भी इसको कहते हैं, सामाजिक पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान भी इसको कहते हैं। इसको जो देने वाले हैं बी मैसियट्स और बेंजामिन कोक्स। सामाजिक पूछताछ शिक्षण प्रतिमान किसने दिया? तो आप कहोगे बी मैसियट्स और बेंजामिन कोक्स उन्होंने दिया है। सामाजिक शिक्षण प्रतिमान किसने दिया? बी मैसियट्स और बेंजामिन कोक्स ने दिया। दूसरा है समूह अन्वेषण प्रतिमान, समूह अन्वेषण प्रतिमान। तो देखो जॉन डीवी हाँ जी मनोज जी, समूह अन्वेषण प्रतिमान, समूह अन्वेषण प्रतिमान, जॉन डीवी हर्बर्ट और थैलन, जॉन डीवी हर्बर्ट और थैलन। समूह अन्वेषण प्रतिमान किसने दिया? जॉन डीवी हर्बर्ट और थैलन, इन्होंने ये प्रतिमान दिया, जॉन डीवी हर्बर्ट और थैलन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोगशाला विधि प्रतिमान। प्रयोगशाला जो विधि प्रतिमान है ये बैथल और मैने ने दिया। बैथल, एक तो बैथल ने दिया और एक मैने ने दिया। क्या दिया? प्रयोगशाला विधि प्रतिमान। नेक्स्ट है
ज्यूरिस प्रतिभा प्रतिमान, ज्यूरिस प्रतिभा प्रतिमान ओलिवर और सेवर ने दिया। ज्यूरिस प्रतिभा प्रतिमान किसने दिया? ओलिवर और सेवर ने दिया। नेक्स्ट चलते हैं, भूमिका निर्वय प्रतिमान, भूमिका निर्वय प्रतिमान जॉर्ज सेफ्टल और फैनी सेफ्टल ने दिया। जॉर्ज सेफ्टल और फैनी सेफ्टल ने भूमिका निर्वहन प्रतिमान दिया। नेक्स्ट है सामाजिक सिमुलेशन प्रतिमान, सामाजिक सिमुलेशन प्रतिमान किसने दिया? जिसको अनुरूपण या मोक कहते हैं, जेरोफ बुकैक ने दिया। सामाजिक सिमुलेशन प्रतिमान किसने दिया? जेरोफ बुकैक ने। सामाजिक सिमुलेशन प्रतिमान किसने दिया? जेरोफ बुकैक ने। देखो, व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान परिवार, व्यक्तिगत जो स्रोत है ना उसके प्रतिमान के परिवार में कौन कौन से हैं? सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान विलियम गार्डनर, सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान विलियम गार्डन। इसके बाद में है अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान कार्ल रोजर्स, अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष प्रतिमान, कक्षा कक्ष प्रतिमान किसने दिया? विलियम ग्लेसर ने दिया। कक्षा कक्ष प्रतिमान किसने दिया? विलियम ग्लेसर ने दिया। नेक्स्ट है अभिज्ञान प्रतिमान, डब्ल्यू फ्रिटज ने दिया। अभिज्ञान प्रतिमान किसने दिया? डब्ल्यू फ्रिटज ने दिया। देखो, अभिज्ञान प्रतिमान किसने दिया? डब्ल्यू फ्रिटज ने दिया। नेक्स्ट है संप्रत्यय प्रतिमान किसने दिया? हंट ने दिया। संप्रत्यय प्रतिमान किसने दिया? हंट ने दिया। नेक्स्ट है व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान, व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान। देखो, व्यवहार परिमार्जन तो प्रतिमान है, ये स्किनर ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। जैसे कॉन्सेप्ट को किसने दिया? स्किनर्स कॉन्सेप्ट है। व्यवहार जो परिमार्जन जो प्रतिमान है ना, इसमें 3 मॉडल हैं। एक तो है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और मैथमेटिक अभिक्रमित अनुदेशन है। व्यवहार परिमार्जन जो प्रतिमान है इसमें ये किसने दिया? स्किनर ने दिया ये कॉन्सेप्ट। इसमें 3 मॉडल अपन पढ़ते हैं। एक तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है शाखित अभिक्रमित अनुदेशन और तीसरा है मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। ये अवरोही श्रृंखला है। ये मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन कैसी श्रृंखला है? अवरोही श्रृंखला। इसके बाद में बात करते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय जो अभिक्रमित अनुदेशन है इसके प्रतिपादक कौन है? स्किनर है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? स्किनर है। इसमें विषय वस्तु के छोटे छोटे फ्रेम होते हैं। रेखीय जो अभिक्रमित जो अनुदेशन होते हैं इसमें क्या होता है? विषय वस्तु के क्या होते हैं? छोटे छोटे फ्रेम होते हैं। इसमें एक समान पथ का अनुसरण किया जाता है। रेखीय जो अभिक्रमित जो अनुदेशन है इसमें एक समान जो पथ होता है ना उसका अनुसरण किया जाता है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। रेखीय जो अभिक्रमित जो अनुदेशन है कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों से संबंधित है। रेखीय अभिक्रमित जो अनुदेशन है किससे संबंधित है? केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों से सम्मिलित है। देखो, नेक्स्ट बात करते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन दूसरा कौन सा है? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसके जो प्रतिपादक है नॉर्मन क्राउडर हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन क्राउडर हैं। 1954 में दिया। इसमें क्या? इसमें बड़े बड़े पद बहुविकल्प होते हैं। इसमें बड़े बड़े पद होते हैं और बहुविकल्प होते हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया? नॉर्मन क्राउडर ने दिया। इसमें 2 बड़े बड़े पद और बहुविकल्प होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको आंतरिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। शाखीय जो अभिक्रमित जो अनुदेशन है इसको क्या कहते हैं? आंतरिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। शाखीय जो अभिक्रमित जो अनुदेशन होता है ये उच्चतर कक्षाओं के लिए होता है। शाखीय जो अभिक्रमित जो अनुदेशन होता है ये उच्चतर कक्षाओं के लिए होता है। इसमें निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होती है। शाखीय जो अभिक्रमित जो अनुदेशन होता है ना इसमें निदानात्मक व उपचारात्मक जो शिक्षण होते हैं ना उसकी व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन ये किसने दिया? ये थॉमस गिलबर्ट ने दिया। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन ये किसने दिया? थॉमस गिलबर्ट ने दिया। कब दिया? 1962 में दिया। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन ये किसने दिया? थॉमस गिलबर्ट ने दिया। और ये कब दिया? 1962 में दिया। इसमें पद नहीं होते, अपितु अभ्यास के रूप में समस्या होती है। मैथमेटिक्स अभिक्रमित जो अनुदेशन होते हैं इसमें पद नहीं होते हैं बल्कि क्या होता है? अभ्यास के रूप में समस्या होती है। और इसके मैथमेटिक्स जो अभिक्रमित जो अनुदेशन है इसके प्रतिपादक कौन है? थॉमस गिलबर्ट है। और ये सिद्धांत कब दिया? 1962 में। देखो, इसमें क्या होता है? इसमें अवरोही श्रृंखला ऊपर से नीचे का प्रयोग होता है। इसमें मैथमेटिक्स अभिक्रमित जो अनुदेशन जो होता है ना इसमें अवरोही जो श्रृंखला है ऊपर से नीचे का क्या होता है? प्रयोग होता है।
देखो नेक्स्ट है सूचना प्रक्रिया प्रतिमान। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मेथड। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान वेरी इंपॉर्टेंट है। सूचना संसाधन प्रतिमान भी इसको बोलते हैं ना। तो इसमें देखो, इसमें 7 मेंबर हैं। सबसे पहले है पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। पूछताछ कौन करेगा? पूछताछ सच बोलेगा, जो सच बोलने के लिए पूछताछ की जाती है। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान सचमैन। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, कॉन्सेप्ट कौन देता है? ब्रूनर देता है। कौन देता है? ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान जेरोम ब्रूनर। अग्रिम संगठन प्रतिमान, अग्रिम संगठन प्रतिमान आशुबेल। अग्रिम संगठन प्रतिमान आशुबेल। नेक्स्ट है आगमन प्रतिमान हिल्दी टाबा। आगमन प्रतिमान हिल्दी टाबा। विकासात्मक प्रतिमान जीन पियाजे। विकासात्मक प्रतिमान जीन पियाजे। जैविक विज्ञान पूछताछ प्रतिमान, ये किसने दिया? रिचर्ड सकबाब ने दिया। जैविक विज्ञान पूछताछ प्रतिमान किसने दिया? रिचर्ड सकबाब ने दिया। स्मृति या निमोनिक्स जो प्रतिमान है जेरी स्यूक्स ने दिया। जेरी ल्यूक्स ने दिया। स्मृति या निमोनिक्स जो प्रतिमान है जेरी ल्यूक्स ने दिया। इसके बाद में एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले पूछताछ शिक्षण प्रतिमान, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिचर्ड सचमैन ने दिया। ये भौतिक विज्ञान के लिए है। देखो पूछताछ शिक्षण जो प्रतिमान है ये किसने दिया? रिचर्ड सचमैन ने दिया। ये किसके लिए है? भौतिक विज्ञान के लिए है। किसके लिए है? भौतिक विज्ञान के लिए। यह वैज्ञानिक विधि व वैज्ञानिक धारणा पर आधारित है। पूछताछ जो शिक्षण जो प्रतिमान है ये किस पर आधारित है? किसने दिया? पूछताछ सचमैन, रिचर्ड सचमैन ने दिया। भौतिक विज्ञान के लिए है। वैज्ञानिक विधि व वैज्ञानिक धारणा पर ये आधारित है। नेक्स्ट है जो पूछताछ जो शिक्षण प्रतिमान है, इसमें जो रिचर्ड सचमैन ने दिया था, इसमें बालक स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि जो बालक होता है ना वो स्वभाव से जिज्ञासु होता है। देखो क्या कहता है आपका पूछताछ शिक्षण प्रतिमान जिसको रिचर्ड सचमैन ने दिया और जो फिजिक्स के लिए है, ये सिद्धांत आपका क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जो बालक होता है ना स्वभाव से क्या होता है? जिज्ञासु होता है। बालक क्या होता है? स्वभाव से जिज्ञासु होता है। में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है वो है पूछताछ। सीखने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? पूछताछ। इसीलिए अब देखो शिक्षण जो इस प्रतिमान की जो विशेषताएं क्या हैं, देखो पूछताछ शिक्षण प्रतिमान। पूछताछ शिक्षण प्रतिमान सबसे पहले ये बताओ ये किसने दिया? तो आप कहोगे रिचर्ड सचमैन। किसने दिया? रिचर्ड सचमैन ने। अब देखो इसमें सच क्या ऐसा है? देखो पूछताछ शिक्षण प्रतिमान की क्या विशेषता है? देखो ये कहता है ज्ञान शाश्वत नहीं होता है अपितु परिवर्तनशील होता है। ये बात कौन कह रहा है? ये रिचर्ड सचमैन कह रहा है। जो पूछताछ शिक्षण प्रतिमान कहता है कि ज्ञान जो है ना शाश्वत नहीं होता है बल्कि क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। अर्थात जो चीज़ आज सही है वो कल गलत हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज़ आज सही है वो क्या होता है? कल गलत हो सकती है। किसी भी प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं होता है। ये पूछताछ जो शिक्षण प्रतिमान है ये क्या कहता है कि कोई भी जो प्रश्न है उसका एक उत्तर नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी राय होती है या उत्तर होते हैं। नेक्स्ट है देखो किसी समस्या के कई हल हो सकते हैं। समस्या कैसी भी हो उसके क्या हो सकते हैं? कई हल हो सकते हैं। हाँ जी, देखो किसी भी समस्या के हल के कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये कौन मानता है? ये मानता है अपना जो पूछताछ शिक्षण प्रतिमान क्या मानता है कि किसी भी जो समस्या है, देखो इस पूछताछ जो शिक्षण प्रतिमान है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोबारा से एक बार देखते हैं। पहली विशेषता है कि ज्ञान जो है ना शाश्वत नहीं होता है बल्कि कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। जो चीज़ सही है वह हो सकता है वो कल गलत भी हो जाए, जो आज सही है ना वो कल गलत भी हो जाए ना। दूसरी बात क्या मानता है पूछताछ शिक्षण प्रतिमान कि किसी भी प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं होता है, मतलब उसमें सबकी अलग अलग राय होती है, इसलिए पूछताछ पे ज़्यादा बल देता है। किसी भी समस्या के कई हल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही हल हो, बहुत सारे हल हो सकते हैं। किसी भी बात को कहने के कई ढंग हो सकते हैं। किसी भी बात को कहने के क्या हो सकते हैं? कई ढंग हो सकते हैं। किसी भी समस्या के समाधान में पूछताछ की जो प्रक्रिया है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो पूछताछ शिक्षण जो प्रतिमान है जो रिचर्ड सचमैन ने दिया, इसने क्या कहा कि किसी भी समस्या के समाधान में पूछताछ की जो प्रक्रिया है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो किसी भी समस्या के समाधान में पूछताछ की जो प्रक्रिया की जो भूमिका होती है ना वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट बात है किसी भी व्यक्ति को पूछताछ की प्रक्रिया में अवगत कराया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को पूछताछ की प्रक्रिया से क्या किया जा सकता है? अवगत कराया जा सकता है। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति के साथ चीज़ों को सीखने के जितनी विधियों को पहले से ज्ञान होता है
उसके अतिरिक्त उसे नवीन विधियों तथा युक्तियों का भी ज्ञान कराया जा सकता है। देखो, किसी भी व्यक्ति के पास चीज़ों को सीखने के लिए जितनी विधियों का पहले से उसको ज्ञान होता है, उसके अतिरिक्त उसे नवीन विधियों और युक्तियों को ज्ञान भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, पूछताछ की प्रक्रिया में पारस्परिक सहयोग महत्वपूर्ण योगदान होता है। पूछताछ की जो प्रक्रिया है, इसमें पारस्परिक जो सहयोग है, इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखो, नेक्स्ट है पूछताछ प्रतिमान। इसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या है? इसमें है ना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानात्मक या संरचनात्मक पक्ष, अन्वेषण जिसको डिस्कवरी कहते हैं, तार्किकता, कार्यकरण संबंध, पूछताछ, आंकड़ों के विश्लेषण की योग्यता तथा आत्मविश्वास का विकास करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। देखो, पूछताछ जो शिक्षण प्रतिमान, इसका क्या क्या लक्ष्य हैं? जिज्ञासा प्रवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष पर जोर देना, अन्वेषण को बढ़ावा देना, तार्किकता को बढ़ावा देना, कार्यकरण संबंध, पूछताछ व आंकड़ों के विश्लेषण की योग्यता विकसित करना तथा आत्मविश्वास का विकास करना, ये इसके प्रमुख क्या हैं? उद्देश्य हैं। जो शिक्षण प्रतिमान है, इसकी संरचना या सिंटैक्स क्या है, सोपान क्या है? सबसे पहला जो सोपान है इसमें क्या होता है? शिक्षक के निर्देशों में समस्या का प्रस्तुतिकरण। पूछताछ शिक्षण प्रतिमान का सबसे पहला सोपान है शिक्षक के निर्देशन में समस्या का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले समस्या का क्या होता है? प्रस्तुतिकरण होता है। समस्या का सामना करना गुरुजी करते हैं ना। समस्या का सामना करना कौन करते हैं? गुरुजी। देखो, इस स्टेप में बच्चों को पूछताछ की प्रक्रिया में अवगत कराएंगे। इस स्टेप में क्या करते हैं? बच्चों को जो पूछताछ की जो प्रक्रिया है उससे क्या कराएंगे? अवगत कराएंगे। दूसरी है स्टेप सेकंड, इसमें समस्या का प्रस्तुतिकरण होता है। वेरिफिकेशन के लिए आंकड़ों का संग्रहण किया। समस्या का जो प्रस्तुतिकरण होता है, देखो, दूसरी जो स्टेप है ना, इसमें समस्या का पुष्टिकरण होता है, वेरिफिकेशन होता है, के लिए आंकड़ों का क्या किया जाता है? संग्रहण। देखो, पहला तो प्रस्तुतिकरण, समस्या का प्रस्तुतिकरण, पहली जो स्टेप है समस्या का प्रस्तुतिकरण। दूसरा है समस्या का पुष्टिकरण, वेरिफिकेशन के लिए आंकड़ों का क्या किया जाता है? संग्रहण करना होता है। इसमें क्या होता है? देखो, इस सोपान में बच्चा समस्या की पुष्टि और स्पष्टीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है और जिनके उत्तर शिक्षक यस या नो में देता है। देखो, दूसरा है ना, आंकड़ों का विश्लेषण करना। दूसरा सोपान क्या है? समस्या की पुष्टिकरण करना या वेरिफिकेशन करना। इसमें आंकड़ों का संग्रहण करना होता है। इसमें क्या होता है? बच्चा समस्या की जो पूछताछ की स्पष्टीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है जिसके उत्तर जो है शिक्षक को यस या नो में देना होता है। नेक्स्ट बात करता है, जो समस्या का जो पुष्टिकरण है या वेरिफिकेशन है, ये तब तक चलता है जब तक बच्चे की जिज्ञासा शांत न हो जाए। जब तक बच्चे की जिज्ञासा शांत नहीं हो जाए, जब तक समस्या का पुष्टिकरण होगा या वेरिफिकेशन होगा। देखो, नेक्स्ट है थर्ड जो प्रोसेस है, प्रयोगीकरण के आंकड़े या डाटा का संग्रहण। प्रयोगीकरण के जो डाटे हैं या आंकड़ों का संग्रहण, या इसको ऐसे कह सकते हैं एनालिसिस करना। इसके अंतर्गत बालक सार्थक चर, उपयोगी तथा तथ्यों को अलग कर लेता है। स्टेप थर्ड जो होते हैं ना, इसमें प्रयोगीकरण के लिए आंकड़ों या डाटा का क्या होता है? संग्रहण किया जाता है। इसके अंतर्गत जो बालक है ना, सार्थक चर, जिसको उपयोगी चर भी कह सकते हैं, या तथ्यों का संग्रहण कर लेता है। तीसरे चरण में ना प्रयोगीकरण के आंकड़ों या डाटों का संग्रहण करता है और इसमें बालक जो सार्थक जो चर है ना, जिसको उपयोगी चर भी कह सकते हैं, उसको क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। इसमें क्या होता है? कार्य कारण संबंध की स्थापना, परिकल्पना बनाना तथा जांच करना। इसमें कार्य क्या है? इसमें कार्य क्या है? कार्य का कारण या संबंध की स्थापना करना, परिकल्पनाएं बनाए और जांच करना, ये इसके कार्य हैं। देखो, समस्या के समाधान, फोर्थ जो स्टेप है, इसमें समस्या का समाधान किया जाता है, या कह सकते हैं कि कारण का क्या किया जाता है? प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें परिणाम प्रस्तुत किया जाता है, परिणामों की व्याख्या की जाती है। फोर्थ स्टेप में देखो क्या किया जाता है? परिणाम को प्रस्तुत किया जाता है, परिणामों की व्याख्या करना। दूसरा है निष्कर्ष देना, निष्कर्ष दिया जाता है। तीसरा है समस्या का हल देना, ये फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ जो स्टेप है, पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण करना। इसमें शिक्षक व छात्र विश्लेषण करते हुए अपेक्षित सुधार करते हैं। इसमें क्या होता है? फोर्थ स्टेप में शिक्षक व छात्र जो है ना, अब
शिक्षक व छात्र विश्लेषण करते हुए जो अपेक्षित जो सुधार करते हैं इसमें ना। नेक्स्ट जो है पूछताछ की जो प्रणाली है, पूछताछ जो प्रतिमान है इसकी प्रणाली की जो प्रणाली है, सामाजिक प्रणाली, इसमें क्या होता है, छात्र व शिक्षक व छात्र में क्या होता है, पारस्परिक सहयोग रहता है। शिक्षक और छात्र में क्या रहता है, पारस्परिक सहयोग होता है। टीचर इक्वल्स टू स्टूडेंट होता है ना, कहने का मतलब है ना। मूल्यांकन, लास्ट है मूल्यांकन, जो प्रयोगात्मक जो परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। जो पूछताछ जो प्रतिमान है, पूछताछ प्रतिमान जो है, जो रिचर्ड सचमेन ने दिया, इसमें मूल्यांकन कैसे किया जाता है। जो प्रयोगात्मक जो परीक्षाएं हो ना, एक्सपेरिमेंटल जो एग्जामिनेशन है, प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, ऐसे के द्वारा लिया जाता है, ऐसे कह सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो प्रतिमान है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। नेक्स्ट कौन सा प्रतिमान है, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इसके जो प्रतिपादक हैं जेरोम ब्रूनर है। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, जेरोम ब्रूनर हैं। 1956 में ये दिया गया। इसके जो सहायक है ना, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान में प्रतिपादक तो जेरोम ब्रूनर हैं, लेकिन इनके सहायक कौन थे, गुड्रो थे और ऑस्टिन थे। गुड्रो और ऑस्टिन इनके सहायक थे। खुद प्रतिपादक कौन थे, जेरोम ब्रूनर। सिद्धांत कौन सा है, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, जिसको कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी कहते हैं। अब देखो सबसे पहले इसमें लक्ष्य जो है ना, लक्ष्य क्या है, संप्रत्यय उपलब्धि जो प्रतिमान है, जो किसने दिया, जेरोम ब्रूनर ने दिया। और इसके सहायक कौन है, सहायक कौन है, गुड्रो और ऑस्टिन है। देखो इसका लक्ष्य क्या है, इसमें आगमनात्मक तार्किक शक्ति का विकास करना। संप्रत्यय उपलब्धि जो प्रतिमान है, ये किसने दिया, जेरोम ब्रूनर ने दिया। और इसके सहायक कौन है, गुड्रो और ऑस्टिन है। और इसमें देखो क्या चीज़ पढ़ाई जाती है, इसका सबसे पहले लक्ष्य है। लक्ष्य में क्या होता है, आगमनात्मक तार्किक शक्ति का क्या होता है, इसमें विकास होता है। आगमनात्मक तार्किक शक्ति का इसमें क्या होता है, विकास होता है। दूसरा संप्रत्यय उपलब्धि जो प्रतिमान है, उसका दूसरा लक्ष्य क्या है, सामान्य और विशिष्ट संप्रत्यों की प्रकृति की जानकारी दी जाती है। सामान्य कॉन्सेप्ट तो कौन से हैं और स्पेसिफिक जो कॉन्सेप्ट कौन से हैं। संप्रत्यय उपलब्धि जो प्रतिमान है, जो जेरोम ब्रूनर ने दिया, उसने इसमें तीसरा लक्ष्य बताया कि इसमें चिंतन की जो नीति है उसका विकास होता है। हाँ, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान जो जेरोम ब्रूनर ने दिया, उसमें चौथी उसने बात बताई कि गणित विज्ञान और भाषा का इसमें ज्ञान देना होता है। गणित विज्ञान और इसमें भाषा का ज्ञान देना होता है। और संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का जो नेक्स्ट जो बात है कि इसमें वाक्य संरचना में इसमें ये उपयोगी होता है। ये वाक्य जो संरचना होती है इसमें उपयोगी होता है। विषयों के गहन ज्ञान में भी ये उपयोगी होता है। संप्रत्यय जो उपलब्धि प्रतिमान है, ये विषयों का जो गहन ज्ञान आपको लेना है तो वो भी उसमें भी क्या होता है, उपयोगी होता है। देखो नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसकी संरचना या सोपान की बात करते हैं। संरचना या सोपान संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की देखो सबसे पहला जो सोपान है, आंकड़ों या तथ्यों का संकलन। आंकड़ों या तथ्यों का संकलन, इसमें क्या होता है, नीति का विश्लेषण करना। दूसरा है नीति का विश्लेषण। पहला है आंकड़ों या तथ्यों का संकलन किया जाता है, दूसरा है नीति का विश्लेषण करना। इसमें बच्चा सूचनाओं का विश्लेषण करना सामान्य से विशिष्ट की ओर करता है। देखो पहला है आंकड़ों या तथ्यों का संकलन, दूसरा है इसमें नीति विश्लेषण। इसमें बच्चा सूचनाओं का जो विश्लेषण है सामान्य से किसकी ओर करता है, विशिष्ट की ओर करता है। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं। थर्ड जो स्टेप है इसमें प्रस्तुतिकरण होता है। बालक अपने आयु या अनुभव के अनुसार विभिन्न संप्रत्तियों के गुणों का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। देखो प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, थर्ड स्टेप में इसमें बालक अपनी आयु और अनुभव के अनुसार विभिन्न संप्रत्तियों के गुणों का विश्लेषण करते हुए क्या करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अभ्यास को महत्व दिया जाता है। इसमें क्या होता है, स्टेप फोर्थ में इसके अंतर्गत बालक उस संप्रत्यय का अभ्यास करता है। फोर्थ स्टेप में क्या करता है, जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसका क्या करता है, अभ्यास करता है। इसके बाद में सामाजिक प्रणाली की बात करते हैं। सामाजिक प्रणाली, टीचर का जो स्थान है इसमें इम्पोर्टेंट होता है। यह संप्रत्यय निर्माण में बच्चों की मदद करता है। जो सामाजिक जो प्रणाली है इसमें टीचर का स्थान क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और यह संप्रत्यय कॉन्सेप्ट के निर्माण में न बच्चों की क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है लास्ट जो स्टेप है वो है निबंधात्मक मूल्यांकन। कैसे किया जाता है, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान जो जेरोम ब्रूनर ने दिया और उसके जो साथी थे, जिसके जो साथी गुड्रो और ऑस्टिन थे। देखो जेरोम ब्रूनर ही पूछेगा, मैंने तो साथी बाद में पूछते हैं। उपलब्धि संप्रत्यय जो प्रतिमान है, उपलब्धि संप्रत्यय प्रतिमान है, इसमें मूल्यांकन कैसे किया जाता है, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं
जायसी और विल ने ना संप्रत्य जो उपलब्धि प्रतिमान है इसके 3 प्रकार बताए। जायसी और विल ने संप्रत्य जो उपलब्धि प्रतिमान है इसके कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। पहला जो है संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान का आग्रहण, संप्रत्य उपलब्धि का आग्रहण प्रतिमान, संप्रत्य उपलब्धि का आग्रहण प्रतिमान। इसमें क्या होता है? इस प्रतिमान का जो उद्देश्य है बच्चों को विशिष्ट संप्रत्यों का ज्ञान तथा उनकी प्रक्रियाओं से अवगत कराना है। देखो, संप्रत्य जो उपलब्धि जो प्रतिमान है का आग्रहण, जो संप्रत्य उपलब्धि का आग्रहण प्रतिमान, ये किसने दिया? ब्रूल और जायसी ने दिया। इस प्रतिमान का उद्देश्य क्या है? बच्चों को विशिष्ट संपत्तियों का ज्ञान तथा उनकी प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाता है। नेक्स्ट, इसकी संरचना की बात करें, संप्रत्य जो उपलब्धि प्रतिमान है इसकी संरचना की बात करें तो चरण फर्स्ट है। इसमें क्या होता है? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण होता है और संप्रत्य का क्या होता है? नामकरण होता है। देखो, दूसरा है स्टेप सेकंड में क्या होता है? देखो जायसी और विल ने ना संप्रत्य जो उपलब्धि प्रतिमान है इसके कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। पहला प्रतिमान है संप्रत्य उपलब्धि का आग्रहण प्रतिमान। कौन सा प्रतिमान? संप्रत्य उपलब्धि का आग्रहण प्रतिमान। देखो, इसमें क्या होता है? इस प्रतिमान का जो उद्देश्य है बच्चों को विशिष्ट संप्रत्यों का ज्ञान तथा उनकी प्रक्रिया से अवगत कराया जाता है। संप्रत्य उपलब्धि का जो आग्रहण जो प्रतिमान है इसमें क्या होता है? बच्चों को, इस प्रतिमान का जो उद्देश्य है बच्चों को विशिष्ट जो संप्रत्य है उसका ज्ञान कराने और उनकी प्रक्रिया से क्या कराया जाता है? अवगत कराया जाता है। देखो, संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान का जो आग्रहण जो प्रतिमान है इसकी पहली संरचना की अपन बात करते हैं। चरण फर्स्ट है, इसमें आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण व संप्रत्य का नामकरण होता है। स्टेप फर्स्ट, हाँ देखो इसमें क्या होता है? इस सोपान में शिक्षक यस या नो के लेबल लगाकर विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें क्या होता है? टीचर जो है ना यस या नो के लेबल लगा के विभिन्न उदाहरण क्या करता है? प्रस्तुत करता है। और स्टेप जो सेकंड है, तुलना करना। बालक क्या करता है? तुलना करता है। बालक सकारात्मक या नकारात्मक उदाहरणों में गुणों की तुलना करेगा। बालक जो है ना सकारात्मक और नकारात्मक जो उदाहरण है उनमें गुणों की क्या करेगा? तुलना करेगा। थर्ड जो है वो है संप्रत्य संबंधी परिकल्पना का निर्माण, संप्रत्य संबंधी परिकल्पना का निर्माण तथा उनकी जांच। स्टेप थर्ड में क्या होता है कि जो संप्रत्य संबंधी जो परिकल्पना है उसका निर्माण करेगा और उसकी क्या करेगा? जांच करेगा। संप्रत्य से संबंधित बच्चों के विचार, संप्रत्य संबंधित परिकल्पना का निर्माण और उनकी जांच करेगा ना, और जांच में ना संप्रत्य से संबंधित बच्चों के क्या विचार हैं उसको जांचेगा ना। स्टेप फोर्थ है ना, संप्रत्य का जो नामकरण करेंगे, कौन करेंगे? बच्चों के द्वारा संप्रत्य का नामकरण किया जाता है। चरण जो सेकंड है ना, इसमें संप्रत्य प्राप्ति का परीक्षण किया जाता है। कॉन्सेप्ट जो है ना उसका क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। इस चरण में बिना लेबल लगे हुए अन्य उदाहरण में यस या नो कहकर भेद करना होता है। संप्रत्य प्राप्ति का जो परीक्षण करना होता है वो सेकंड स्टेप में करते हैं। इस चरण में बिना लेबल लगे हुए अन्य उदाहरण होते हैं जिसमें यस नो कर कहकर भेद करना होता है। इस सोपान में बालक अपनी ओर से संप्रत्य संबंधित विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस सोपान में क्या करता है? बालक अपनी तरफ से ना संप्रत्य संबंधी जो विभिन्न जो उदाहरण है वो क्या करता है? प्रस्तुत करता है। देखो थर्ड जो चरण है वो क्या है? चरण थर्ड है। इसमें चिंतन व्यू रचनाओं का क्या करना है? विश्लेषण करना। चिंतन की जो व्यू रचनाएं होती हैं उनका क्या करता है? विश्लेषण करता है। इसमें विचारों का निर्माण करना, परिकल्पनाओं के गुण तथा गुणों का महत्व बताना, और नेक्स्ट है परिकल्पना के प्रकार तथा संख्या के बारे में बताना, व्यू रचनाओं का विश्लेषण करना। ये थर्ड चरण में आते हैं। देखो, संप्रत्य उपलब्धि के आग्रहण प्रतिमान के बाद में पढ़ते हैं अपन संप्रत्य उपलब्धि का चयन प्रतिमान। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव मॉडल। इस प्रतिमान का जो उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को संप्रत्य उपलब्धि में हेल्प करना है। तो देखो, इसका यूज तब किया जाता है जब स्टूडेंट का अनुभवी इस विधि का जो है ना इसका यूज तब किया जाता है जब स्टूडेंट कम अनुभवी व अपरिपक्व हो। तो देखो, संप्रत्य उपलब्धि का जो चयन प्रतिमान है इसका यूज कब किया जाता है? जब आपके स्टूडेंट हैं वो कम अनुभवी व अपरिपक्व हों तो संप्रत्य उपलब्धि का चयन प्रतिमान काम में लिया जाता है। और इस प्रतिमान का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को संप्रत्य उपलब्धि में क्या करना है? कॉन्सेप्ट के मतलब अटेनमेंट में क्या करना है? हेल्प करना है। देखो नेक्स्ट है असंगठित
सामग्री प्रतिमान, असंगठित सामग्री प्रतिमान, नॉन ऑर्गेनाइज्ड मॉडल भी बोलते हैं, असंगठन सामग्री प्रतिमान। इस प्रतिमान का जो प्रयोग है अनुभवी व परिपक्व बच्चों के लिए किया जाता है। आपसे पूछ ले कि अनुभवी और परिपक्व बच्चों के लिए कौन से मॉडल का आप उपयोग करोगे, तो इसका सही जवाब है असंगठित सामग्री प्रतिमान। अब देखो इसमें क्या होता है, तो ये हो गया ना। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, नेक्स्ट और अंतिम मॉडल है अग्रिम संगठन प्रतिमान, एडवांस ऑर्गेनाइजिंग मॉडल। देखो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं डेविड आशुबोल। एडवांस ऑर्गेनाइजिंग जो मॉडल है इसके प्रतिपादक कौन है, डेविड आशुबोल। इसमें क्या होता है, बच्चों के सामने पहले से अग्रिम मतलब एडवांस विषय वस्तु क्या कर जाती है, प्रस्तुत की जाती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें बच्चों के सामने पहले से अग्रिम जो विषय वस्तु है वो क्या की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। उसमें देखो इसमें आगे देखते हैं जो अग्रिम जो शिक्षण प्रतिमान है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको अपन एक एक करके देखते हैं। इस प्रतिमान के अनुसार किसी भी प्रकार की कठिन व अमूर्त अधिगम सामग्री को अधिगमकर्ता द्वारा प्रभावी तरीके से सीखा जा सकता है। कह रहा है कि इस प्रतिमान के अनुसार क्या है कि किसी भी प्रकार की कठिन हो या अमूर्त अधिगम सामग्री हो उसको अधिगमकर्ता के द्वारा प्रभावी तरीके से सीखा जा सकता है। यदि कब सीखा जा सकता है, यदि अध्यापक इस अधिगम सामग्री को ठीक प्रकार से क्या करे, प्रस्तुत करे। मतलब चाहे कितना ही कठिन से कठिन सब्जेक्ट हो, अमूर्त अधिगम हो, उस सामग्री को अधिगम करता है ना प्रभावी तरीके से सीख सकता है, लेकिन कंडीशन है कि अध्यापक उस अधिगम सामग्री को ना प्रभावी तरीके से क्या करें, प्रस्तुत करें। दूसरी विशेषता क्या है इसमें क्या है कि व्याख्यान व अन्य विवरणात्मक या तुलनात्मक विधियाँ निष्क्रिय व निरर्थक नहीं होती है। देखो व्याख्यान हो गई या अन्य विवरणात्मक या तुलनात्मक जो विधियाँ हैं वो निरर्थक नहीं होती यदि उनको सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो अधिगम प्रक्रिया को सजीव व सक्रिय बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पे जो अग्रिम शिक्षण जो प्रतिमान जो दिया डेविड आशुबोल, वो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो अग्रिम शिक्षण प्रतिमान के जो प्रतिपादक है डेविड आशुबोल, यह कहता है कि जो व्याख्यान विधि हो गई, विवरणात्मक या तुलनात्मक जो विधियाँ हैं वो निष्क्रिय निरर्थक नहीं होती। कब नहीं होती, यदि उनको सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए और अधिगम जो प्रक्रिया है उसको सजीव और सक्रिय बनाया जा सके। तो नेक्स्ट है आगे आशुबोल कहते हैं कि शिक्षक को विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से करना चाहिए कि सार्थक शाब्दिक अधिगम हो, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग हो। आशुबोल कहते हैं कि जो शिक्षक को ना विषय वस्तु की जो प्रस्तुतिकरण है इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि जो अधिगम कैसा होना चाहिए, सार्थक शाब्दिक अधिगम हो। आगे कहते हैं कि आशुबोल क्या कहता है, अग्रिम शिक्षण जो प्रतिमान है इसके प्रतिपादक आशुबोल आगे कहता है कि प्रत्येक बच्चों के पास एक संज्ञानात्मक संरचना होती है। यदि अध्यापक नवीन ज्ञान को इससे जोड़ दें तो बालक विषय वस्तु को आत्मसात कर लेता है। आशुबोल क्या कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे के पास एक संज्ञानात्मक संरचना होती है। यदि अध्यापक नवीन ज्ञान को इससे जोड़ दे तो बालक विषय वस्तु को आत्मसात कर सकता है, ये कह रहा है। नेक्स्ट अग्रिम शिक्षण प्रतिमान क्या कहता है कि आशुबोल के अनुसार इस प्रतिमान का जो उद्देश्य है बालक में मौजूद संज्ञानात्मक संरचना को मजबूती प्रदान करना है। आशुबोल क्या कहते हैं कि इस प्रतिमान का उद्देश्य क्या है, अग्रिम शिक्षण प्रतिमान का इस प्रतिमान का उद्देश्य ये है कि बालक में जो मौजूद जो संज्ञानात्मक जो संरचना है उसको मजबूती प्रदान करना है बच्चों के पूर्व ज्ञान से, है ना। इसके बारे में बात करते हैं कि इसके लिए वास्तविक पाठ शिक्षण से पहले अग्रिम अधिगम सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है जो वास्तविक पाठ की तुलना में अधिक सूक्ष्म व सामान्यीकृत होती है। चलते हैं नेक्स्ट, है ना। क्या कहता है कि इस अग्रिम विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में आवश्यक संप्रत्यय, उदाहरण, दृष्टांत, परिभाषाएं को विवरणात्मक व तुलनात्मक रूप से तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अग्रिम जो शिक्षण प्रतिमान है इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, परिभाषाएं हैं, विवरणात्मक और तुलनात्मक रूप से उसको लॉजिकल वे में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। आगे अग्रिम शिक्षण प्रतिमान क्या कहता है, अग्रिम विषय वस्तु वास्तविक पाठ की अपेक्षा एकदम समान न होकर खुद कुछ भिन्न होती है। अग्रिम जो विषय वस्तु होती है वो वास्तविक पार्ट की बजाय
एकदम समान न होकर कुछ क्या होती है, भिन्न होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अग्रिम शिक्षण जो प्रतिमान है वो आगे कहता है अग्रिम विषय वस्तु व प्रस्तुतिकरण दो रूप में किया जा सकता है। एक तो विवरणात्मक या व्याख्यात्मक रूप से, दूसरा है तुलनात्मक रूप से। अग्रिम जो विषय वस्तु है इसका प्रस्तुतिकरण कितने रूप में किया जा सकता है, दो रूप में। एक तो विवरणात्मक या व्याख्यात्मक रूप से, दूसरा तुलनात्मक रूप से। देखो अग्रिम जो विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है वो कोडिंग सिस्टम में संगठित कर प्रस्तुत किया जाए तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। देखो अग्रिम जो विषय वस्तु है इसका जो प्रस्तुतिकरण है वो कोडिंग सिस्टम में संगठित करके प्रस्तुत किया जाए तो जो बच्चा है वो ज़्यादा अच्छा सीख सकता है। इसमें आगमन प्रणाली का प्रयोग भी उपयुक्त है। जो अग्रिम जो शिक्षण जो प्रतिमान है इसमें आगमन जो प्रणाली का है इसका जो प्रयोग है इसको भी उसमें उपयुक्त बताया गया है। इसमें क्या होता है, पहले सामान्य प्रत्यय प्रस्तुत करना फिर विशिष्ट की ओर ले जाना होता है आगमन इसमें ना। अब देखो अग्रिम जो शिक्षण जो प्रतिमान है इसकी संरचना की अपन बात करते हैं। जो शिक्षण प्रतिमान है इसके लक्ष्य और उद्देश्यों की बात करेंगे। सबसे पहले ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसका विकास करना। अग्रिम शिक्षण प्रतिमान का लक्ष्य उद्देश्य में पहला क्या है, ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसका विकास करना। दूसरा है विषय वस्तु को रोचक व उपयोगी बनाना। अग्रिम शिक्षण प्रतिमान का दूसरा लक्ष्य क्या है, विषय वस्तु को रोचक और उपयोगी बनाना। तीसरा है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाना। तीसरा उद्देश्य क्या है, विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाना अग्रिम शिक्षण प्रतिमान का। चौथा अग्रिम शिक्षण प्रतिमान का चौथा उद्देश्य है व्याख्यान व विवरणात्मक विधियों में सुधार करना। जो व्याख्या की और विवरण की जो विधियाँ हैं उनको उसमें क्या करना, सुधार करना। पांचवा जो उद्देश्य है अग्रिम शिक्षण प्रतिमान का वो है संज्ञानात्मक संरचना को सुदृढ़ और मजबूत करना। संज्ञानात्मक जो संरचना है उसको सुदृढ़ और मजबूत करना। और छठा जो उद्देश्य है अग्रिम शिक्षण प्रतिमान का अमूर्त विषय वस्तु तथा अधिगम स्थानांतरण को संभव बनाना। शिक्षण प्रतिमान का जो नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो अमूर्त जो विषय वस्तु है तथा अधिगम जो स्थानांतरण है उसको संभव बनाना होता है। अग्रिम शिक्षण जो प्रतिमान है इसकी संरचना की अपन बात करेंगे। इसकी 3 स्टेप होती हैं। अग्रिम शिक्षण जो प्रतिमान है इसकी संरचना में कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है यह वास्तविक कक्षा कक्ष शिक्षण से पूर्व की अवस्था है। स्टेप फर्स्ट है अग्रिम सामग्री का प्रस्तुत करना। स्टेप फर्स्ट क्या है, अग्रिम सामग्री का प्रस्तुत करना। और यह वास्तविक कक्षा शिक्षण से पूर्व की अवस्था है ना। इसमें 3 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती है, इसमें पाठ के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करना, अग्रिम संगठन प्रस्तुत करना और बच्चों के पूर्व ज्ञान से क्या होता है, परिचय होना। इसमें 3 चीज़ें होती हैं ना। तो देखो इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, अग्रिम सामग्री का प्रस्तुतिकरण किया जाता है पहले। और ये जो अवस्था होती है ये वास्तविक कक्षा शिक्षण से क्या होती है, पूर्व की अवस्था होती है। और इसमें भी 3 चीज़ें कौन कौन सी होती है, पाठ के उद्देश्यों का निर्धारण स्पष्टीकरण करना, अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण करना, बच्चों के पूर्व ज्ञान से परिचय होना, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है ना इसमें अधिगम कार्य व सामग्री का क्या किया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, अधिगम कार्य तथा सामग्री का क्या किया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि यह वास्तविक कक्षा शिक्षण की अवस्था है। स्टेप जो सेकंड है ना ये अधिगम कार्य व सामग्री का इसमें प्रस्तुतिकरण किया जाता है और यह वास्तविक कक्षा शिक्षण की अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, वास्तविक कक्षा शिक्षण की अवस्था है। यहाँ बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिगम सामग्री का औपचारिक, तार्किक व अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। देखो ध्यान से समझेंगे। स्टेप सेकंड क्या कहता है, ये अधिगम कार्य व सामग्री का इसमें प्रस्तुतिकरण क्या स्टेप सेकंड में किया जाता है। देखो वहाँ पे स्टेप फर्स्ट में तो अग्रिम जो शिक्षण प्रतिमान उसको प्रस्तुत किया जाता है तो वो अधिगम से शिक्षण से पूर्व की अवस्था होती है, मतलब वास्तविक कक्षा शिक्षण से पूर्व की अवस्था होती है। स्टेप सेकंड में अधिगम कार्य या सामग्री का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यह वास्तविक कक्षा शिक्षण की क्या होती है, अवस्था होती है। यह बच्चों के देखो इसमें क्या होता है, यहाँ बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिगम सामग्री को औपचारिक, तार्किक तथा व्यवस्थित रूप से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिगम जो सामग्री उसको औपचारिक, तार्किक तथा व्यवस्थित रूप से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। देखो इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आती हैं सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए, व्याख्यान विधि, तुलनात्मक विधि, चार्ट, प्रदर्शन विधि, लिखित सामग्री विधि, चार्ट, फिल्म इत्यादि। इस
प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि बच्चा नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान को जोड़ सके। थर्ड जो स्टेप होती है अग्रिम शिक्षण प्रतिमान में, वो होते हैं संज्ञानात्मक संगठन को क्या करना होता है, मजबूत करना होता है। इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक जो संरचना है उसको मजबूत बनाने के लिए 4 गतिविधियां की जाती है। 4 गतिविधियां कौन कौन सी की जाती है? पहली है पारस्परिक तालमेल। पहली कौन सी गतिविधि है? पारस्परिक तालमेल। इसमें पहले शिक्षक मुख्य बिंदुओं से परिचित करवाता है, फिर स्टूडेंट को यह कार्य करने को कहता है। पारस्परिक जो तालमेल होता है इसमें शिक्षक पहले तो मुख्य बिंदुओं से परिचित करवाता है, फिर स्टूडेंट को यह कार्य करने को कहता है। इसके बाद में बात करते हैं सक्रिय ग्राही अधिगम। इसमें बच्चों को सारांश में बताने तथा अतिरिक्त एग्जाम्पल तथा दृष्टांत देने के लिए कहा जाता है। सक्रिय जो ग्राही अधिगम है इसमें बच्चों को सारांश में बताने तथा अतिरिक्त दृष्टांत देने के लिए क्या किया जाता है, कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं समीक्षा दृष्टिकोण। समीक्षा जो दृष्टिकोण होता है इसमें निष्कर्षों की समीक्षा जो दृष्टिकोण इसमें निष्कर्षों की जांच करने के लिए कहना, चुनौती करने के लिए कहना और कमियों को बताने के लिए कहना, ये इस सब में ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण। यह शिक्षक द्वारा किया जाता है ताकि विषय वस्तु समझ में आ जाए। स्पष्टीकरण जो है ना शिक्षक के द्वारा किया जाता है ताकि जो विषय वस्तु है वो समझ में आ जाए। लास्ट में बात करते हैं सामाजिक प्रणाली की। किसकी बात करते हैं? सामाजिक प्रणाली। अग्रिम जो प्रतिमान है इसकी जो सामाजिक प्रणाली वो क्या है? इस प्रणाली में शिक्षक अधिक सक्रिय और प्रभुत्ववादी होता है। जो सामाजिक जो प्रणाली होती है ना अग्रिम शिक्षण प्रतिमान की, इसमें जो शिक्षक जो होता है अधिक सक्रिय होता है और प्रभुत्ववादी होता है। यद्यपि बालक भी प्रश्न पूछता है। मूल्यांकन जो है ना लिखित और मौखिक परीक्षाओं के द्वारा अग्रिम शिक्षण प्रतिमान में किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।